दोस्तों, एक और सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज की घटना यूपी के अयोध्या की है। अयोध्या में एक थाना पड़ता है कैंट, और कैंट का ही एक इलाका है शहादतगंज मुरावन टोला। वहीं की ये घटना है। दोस्तों, मुरावन टोला में एक परिवार होता है। परिवार में 2 बेटे और 3 बेटियां और माँ होती है। पिताजी का देहांत हो गया होता है एक रोड एक्सीडेंट में। और पिताजी के जाने के बाद जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है दीपक, और छोटे बेटे का नाम प्रदीप, और 3 बहनों की शादी हो गई होती है। और फिलहाल में दीपक की भी शादी हो गई होती है, जो बड़ा भाई होता है। दोस्तों, ये चारों लोग की शादी हो गई होती है। बचता है प्रदीप। प्रदीप की शादी होने वाली होती है। माँ कहती है दीपक से कि बेटा इसकी भी शादी कर दो। जो दीपक होता है वो कहता है कि ठीक है माँ, आप चिंता ना करो, इसकी भी शादी हो जाएगी। और इसी बीच जो प्रदीप होता है वो प्राइवेट जॉब कर रहा होता है। वो गांव में छुट्टी पर आया होता है और आता है तो एक शादी होती है जो पड़ोसी में शादी होती है। जब पड़ोसी में शादी होती है तो उस शादी में वो जाता है, और जाता है तो एक लड़की उसे दिखाई देती है। लड़की काफी खूबसूरत होती है। उसे देखने के बाद ही प्रदीप के मन में कुछ होने लगता है और उसे मन ही मन वो पसंद करने लगता है। और तभी अपने घर में कोई भाभी लगती है जो पड़ोस की वो भी होती है। उसी से कहता है कि ये लड़की कहाँ से आई है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। वो हंसी मजाक में वो भी महिला बोलती है प्रदीप से, क्या तुम्हारी शादी करवा दूं? वो कहता है हंसते हुए कि हाँ, मेरी शादी करवा दो। जो महिला होती है वो सोचती है कि ठीक है, काफी अच्छा परिवार है, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, जो बड़ा भाई है बहुत ही अपने समझदारी से घर परिवार संभालता है और अच्छे से लोग रहते हैं, बड़ा ही सभ्य परिवार है, वो सोचती है। और सोचने के बाद जो लड़की होती है, लड़की का नाम शिवानी होता है। शिवानी भी अपने माँ बाप की बड़ी बेटी होती है। उसके 2 भाई और होते हैं। जब शिवानी के माता पिता से वो महिला बात करती है, जो शिवानी के माता पिता होते हैं वो दिल्ली के रहने वाले होते हैं, और शिवानी भी उनके साथ में वहीं पर रहती है। मतलब कि उनकी जो शिवानी के पिताजी होते हैं अपने पूरे परिवार को लेकर दिल्ली रहते हैं और कपड़ा सिलाई का काम करते हैं। जब उनके माता पिता से वो महिला बात करती है कि एक मेरे पड़ोस में लड़का है जिसके पिताजी तो नहीं है, लेकिन 2 भाई हैं, 3 बहन हैं, 3 बहनों की शादी हो गई है, एक भाई की भी शादी हो गई है। अब ये बचा है प्रदीप जो छोटा है, इससे आपकी बेटी की शादी हो जाए तो कितना अच्छा है, क्योंकि परिवार भी काफी सभ्य है और बहुत ही अच्छा परिवार है। अगर आप शादी कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आप कहीं अपनी बेटी की शादी करेंगे ही, परिवार आपको अच्छा मिल रहा है, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। जब ऐसे वो बात करती है शिवानी के पिताजी से, तो शिवानी के पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, देखेंगे, अभी उसके बाद कोई बातचीत होगी, आगे की बात बाद में करेंगे। और उसके बाद किसी समय शिवानी के पिताजी गांव आए होते हैं, और जब गांव में आते हैं तो अपने रिश्तेदारी में आते हैं जहां पे वो शादी होती है। जब वहां पे आते हैं उन अपने रिश्तेदार के यहाँ तो बातचीत होती है। तो जब इनके घर पे आते हैं तो जब देखते हैं घर परिवार काफी अच्छा होता है, और जो भी घर के तौर तरीके होते हैं वो देखते हैं। वो महिला बताती है कि नहीं, परिवार बहुत अच्छा है, भाई बहुत ही अच्छा है, बाप की तरह हर चीज इनकी पूरी करता है, इनकी मांग पूरी करता है, और घर में बड़े ही अच्छे से सब लोग रहते हैं। और वाकई में परिवार काफी अच्छा होता है, क्योंकि दोनों भाई में बड़ा ही तालमेल होता है और बहुत ही प्यार से दोनों भाई रह रहे होते हैं। जब शिवानी के पिताजी ये सारी बातें जानते हैं, देखते हैं, इसके बाद उन्हें ये रिश्ता बहुत ही अच्छा लगता है और रिश्ता उन्हें जम जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे लड़का भी पसंद है और घर परिवार भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपनी बेटी की शादी यहीं करूंगा। और इसके बाद जो प्रदीप का भाई दीपक होता है उनसे बातचीत होती है शिवानी के पिताजी की। उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती है और लेन देन ये सब कुछ तय हो जाता है। और जब लेन देन तय हो जाता है तो शादी की डेट की बात आती है। तो मई 2025 में इन लोगों की शादी की डेट रखी जाती है। लेकिन कुछ इन लोगों के अंदर क्या बात होती है, जो शिवानी के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इतना लंबा समय अच्छा नहीं है, हम पहले ही शादी कर दें तो अच्छा है। अब इतनी बात जब दीपक सुनता है, प्रदीप का बड़ा भाई, वो कहता है कि कोई बात नहीं,
हम शादी के लिए तैयार ही हैं, कोई बात नहीं, आप कब रखना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मार्च में हम शादी कर दे तो अच्छा है। जो दीपक होता है वो कहता है कि ठीक है, हम हर तरह से राजी हैं। और मार्च 8 मार्च को इनकी शादी की डेट रखी जाती है 2025। जब शादी का डेट पड़ जाता है, घर में काफी जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। दोनों परिवार काफी खुश होता है और जो लड़का और लड़की को फोन नंबर मिल जाता है, दोनों आपस में बातचीत भी करते हैं। 4-5 महीने की शादी पड़ जाती है, डेट इतना हो जाता है। और इसके बाद ये लोग जब दोनों बातचीत करते हैं काफी खुश होते हैं। और जब भी फोन आता है, जो घर के परिवार के जो भी सदस्य होते हैं सारे लोग बातचीत करते हैं और बड़ा ही खुशमिजाज माहौल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन देखते ही देखते वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का सबको इंतजार होता है। 8 मार्च का दिन आता है, काफी घर में खुशियों का माहौल होता है, बारात की तैयारी हो रही होती है। बारात जाती है लड़की के घर पे, वहां भी बहुत ही आवभगत होती है, बहुत ही इन लोगों की जो सम्मान होता है, इन लोगों का बहुत ही सम्मान होता है। बारात की काफी खातिरदारी होती है, सेवा होती है, सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और सुबह जब जैसे होती है, लड़की की विदाई हो जाती है, दुल्हन ससुराल आती है। यहाँ आने के बाद भी काफी खुशी होती है। प्रदीप की माँ भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और इसके बाद जो दिन भर की रस्म होती है, दुल्हन की मुंह दिखाई वाली रस्म, कक्कन वाली रस्म, जो भी होता है, और कथा वगैरह, ये सब कुछ पूरा दिन चलता रहता है। और इसके बाद जैसे ही शाम होती है, दुल्हन जो शिवानी होती है खाना खाती है। खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाती है। रात के करीब 10 बज गए होते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है। और जो प्रदीप होता है वो कुछ देर बाद कमरे में जाता है, 11 साढ़े 11 बजे वो कमरे में जाता है। और जाने के बाद दोस्तों, इन लोगों के बीच में क्या होता है, इसके बाद सुबह होती है। प्रदीप का बड़ा भाई दीपक होता है, तो वो सुबह मंडी जाना होता है उसे सब्जी वगैरह लाने के लिए, क्योंकि अगले दिन ही बहुभोज का कार्यक्रम रखा गया होता है और इसके लिए सब्जी चाहिए। और जब वो सब्जी लेने मंडी जाता है तो इससे पहले अपने भाई को जगाता है। एक बार दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि दीपक, अपने आप से ही बात कर लेता है, कहता है कि दीपक थोड़ा जल्दी उठ जाना, क्योंकि घर में जो भी काम है थोड़ा उठ के हाथ बटा लेना और मैं मंडी जा रहा हूँ। दीपक उधर से, जो प्रदीप होता है सॉरी, वो आवाज नहीं देता है, कुछ भी नहीं, अंदर से आवाज आती है। लेकिन दीपक सोचता है कि कोई बात नहीं, वो लोग की नींद पड़ गई है और अपना उठ के कर लेंगे। और जैसे ही जब दीपक मंडी जाता है तो इधर जो घर की महिलाएं होती हैं, जो भी रिलेशन के आए होते हैं, बुआ मौसी मामी जो भी होती हैं घर में, वो लोग भी उठ जाती हैं 4 बजे और अपना जो भी काम होता है उस काम में लग जाती हैं, क्योंकि घर में कार्यक्रम रखा गया होता है। इसकी वजह से महिलाओं का जल्दी उठना भी जरूरी होता है। और इसके बाद सारे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुबह के 6 बजते हैं। 6 बजते हैं तो एक महिला दरवाजे को खटखटाती है और कहती है कि उठो, कि अभी तुम लोगों की सुबह नहीं हुई। लेकिन जो प्रदीप की माँ होती है वो कहती है कि रुक जाओ, अभी नींद पड़ गई होगी, कल के रात के जगे हैं वो लोग, और इसके लिए अभी थोड़ी देर के बाद ही जगा देना। और थोड़ी देर के बाद खुद आके प्रदीप की माँ उन लोगों को जगाती है और दरवाजा जब खटखटाती हैं तो कहती हैं कि प्रदीप उठो, और सुबह हो गई है, कितना सोओगे, और भी काम है घर में, दीपक गया है मंडी, और उठो, काम धंधे में हाथ बटाओ। और ऐसे ही चिल्लाती हैं तो फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। अब तो प्रदीप की माँ को सांप सूंघ जाता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करूं, घर में से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। फिर भी वो चिल्लाती हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई आवाज नहीं आती है, कोई उत्तर नहीं देता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, चाहे अभी दरवाजा खोल रहा हूँ, ऐसी कोई आवाज नहीं आती है। जो प्रदीप की माँ होती है वो घबरा जाती है और घबरा करके अपने पड़ोसियों में वो शोर मचाने लगती हैं। जो भी घर की महिलाएं होती हैं वो भी परेशान हो जाती हैं। जब पड़ोसी के 2-4 लोग आने के बाद, जब वो लोग भी दरवाजा खटखटाते हैं पहले तो, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। जब आवाज नहीं आती है तो उन लोगों को बातों को समझते देर नहीं लगती है। वो लोग सोचते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है अंदर। इसके बाद वो लोग, उस रूम में एक खिड़की होती है, खिड़की का जो पल्ला होता है वो बंद तो होता है, दरवाजा और खिड़की दोनों अंदर से ही लॉक होता है, लेकिन फिर भी उस खिड़की में से ऐसा देखने पर
कुछ अंदर दिखाई देता है, ऐसा खिड़की होता है। वो लोग बड़ी ही बारीकी से जब अंदर देखते हैं तो उसमें और कुछ तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दो पैर उन लोगों को लटकते हुए दिखाई देते हैं। जब इतना वो लोग देखते हैं तो देखने के बाद वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्या गया, और वो लोग कुछ नहीं सोचते हैं, तुरंत दरवाजा को तोड़ देते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद वो लोग अंदर घुसते हैं। जब अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देख करके इन लोगों के पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ये लोग क्यों ऐसे कर लिए। क्योंकि जो दुल्हन होती है उसका मृत शरीर उस बेड पर पड़ा होता है, जिस बेड पर सुहाग रात मनानी होती है, उस बेड पर उसका मृत शरीर पड़ा होता है। और जो दूल्हा होता है वो पंखे से रस्सी लगा करके लटक रहा होता है। समझ लीजिए कि दोनों मृत पड़े होते हैं। और देखा जाए तो जब दुल्हन को इधर उधर किया जाता है तो उसके गले पर बड़े ही नाखून के निशान होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों लड़ाई किए हों, उसके बाद इन सब वारदातों को अंजाम दिए हों। वो लोग समझ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसके बाद जब वहां पुलिस पहुंचती है तो तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब शव पोस्टमार्टम के लिए चला जाता है तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि 2 बजे का ये हादसा है। और पुलिस बहुत ही ज्यादा इंक्वायरी करने लगती है, जांच पड़ताल करती है, तो कुछ तो नहीं लगता है हाथ, लेकिन एक मोबाइल हाथ लगता है। एक नहीं 2 मोबाइल होता है, जो कि दोनों प्रदीप का होता है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चल ही गया होता है कि 2 बजे का ये हादसा है। 2 बजे की ये दुल्हन मरी होती है और 2:20 पर दूल्हा अपनी जान गंवा देता है। दोस्तों, साफ पता चलता है कि दुल्हन की गला दबाकर हत्या होती है और वो दूल्हा अपने आप पंखे से लटक कर अपनी जान दे दिया होता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस को 2 मोबाइल जब हाथ लगती है तो दोनों प्रदीप की होती है और उसमें कोई कुछ नहीं होता है, सुराग वगैरह, लेकिन उसमें एक मैसेज जरूर होता है। बताया जाता है कि वो मैसेज को ही लेकर इन लोगों के बीच में तूफान खड़ा हुआ था और इतने बड़े जो हादसे हैं, इतने बड़े जो वारदात है, इसको अंजाम दिए थे जो प्रदीप। दोस्तों, उस मैसेज में कुछ अजीब बात लिखी होती है। जो प्रदीप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर मैसेज करके वो अपनी दुल्हन से पूछता है कि ये कौन है तुम्हारा लवर और कौन है तुम्हारा जिससे तुम्हारा अफेयर है, और ये क्यों मैसेज किया है, तुम उसकी क्या लगती हो और क्यों ऐसे किया है। लेकिन वो दुल्हन अपने आप को सत्यवती साबित करना चाहती है। वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता है किसका मैसेज है। लेकिन जो प्रदीप होता है अपनी पत्नी को इतना ज्यादा परखता है, इतना ज्यादा उससे सवाल करता है कि वो बेचारी सवाल का पता नहीं वो कमरे के अंदर जवाब दे पाती है कि नहीं। इसके लिए जब बात आगे बढ़ती है और बात बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाती है, इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। और जब बहस शुरू हो जाती है तो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जान लेने देने की बात आ जाती है। पहले उससे तो लड़ाई होती है, नाखून वगैरह के बहुत ही ज्यादा उस दुल्हन के गले पर निशान होते हैं, वो भी गहरे गहरे नाखून के निशान होते हैं। दोस्तों, जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है, तो उसे कुछ ऐसा सुराग हाथ नहीं लगता है उस मोबाइल के अलावा। और इसी मोबाइल को लेकर के, इसी एसएमएस को लेकर के उन दोनों के बीच बहस शुरू हुई थी और आज दोनों अपनी जान गंवा बैठे थे। और इसके बाद जो दूल्हा होता है वो सोचता है कि मैं क्या करूं, अब दुल्हन को तो मैंने मार दिया उसे जान से, अब मैं अपनी जान बचाकर कहाँ जाऊंगा, मेरी जान अब बचने वाली नहीं है। इसके बाद दूल्हा अपने आप को खत्म कर लेता है पंखे से लटक करके। दोस्तों, इतनी छोटी छोटी गलतियां आज के समाज में तो आम बात हो गई है। अरे, कहने का मतलब कि अगर उसके साथ कुछ हुआ भी होगा, कोई उसका होगा भी, तो इतनी हिदायत देनी चाहिए कि शादी के बाद, शादी के पहले अगर कुछ था तो उसे भूल जाना, शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर शादी के बाद ऐसा होता तो शायद तुम ऐसा करते तो थोड़ी देर के लिए सही होता कि चलो कोई बात नहीं, चरित्रहीन थी, ऐसी थी वैसी थी, लोग कहते। लेकिन अब तुम शादी करके ले करके आए
अब उसके चरित्र को तुम पढ़ने लगे, और तुम कौन से दूध के धुले हो कि तुम उससे इतनी जांच पड़ताल कर रहे हो। लेकिन पहले ही दिन में तुम क्या जान गए, और क्या तुम्हारे अंदर हो गया था कि तुम उसकी जान ले लिए और अपनी भी जान दे दिए। दोस्तों, एक कमरे के अंदर ही बंद होकर के ये दोनों का जो भी अंदर की भड़ास थी, जो भी इनके अंदर की बात थी, कमरे के अंदर ही रह गई और दोनों दुनिया से अलविदा करके चले गए। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है, जो शव होता है वो परिजनों को मिलता है। दोनों का शव परिजन जब लेकर के आते हैं, इसके बाद दोनों की एक ही अर्थी सजाई जाती है और दोनों को एक ही अर्थी पर लिटाया जाता है। इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार हो जाता है। जो दीपक होता है बड़ा भाई, वही उनकी अर्थी को, उनके चिता को मुखाग्नि देता है। और इसके बाद दोस्तों, इस घटना पे आप लोगों की क्या राय है, हम जानना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।